Okay, students. So now we welcome you to the second chapter of our topic of our history syllabi, that is the decline of the Mughal Empire. Okay, so it's a very important topic. In fact, one of the most important topics to understanding the complete layout of events that we are going to study during the course of section 1. So here is where it all started. अब हम आगे जाके पूरा का पूरा जो मेजर पार्ट ऑफ सेक्शन 2 है उसमें हम ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कंट्रोल हासिल किया, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया और आगे जाके रूल करा। इन सब चीज़ों की वजह जो बनी वो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो पॉइंट था। वो ये स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ पे मुगल एम्पायर कोलैप्स किया, वीकेंड हुआ, कमज़ोर पड़ा और ब्रिटिशर्स को मौका मिला इंडिया आने का। और यही चीज़ हम इस चैप्टर के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करेंगे। अब आपके पास देर आर मल्टीपल लेयर्स टू दिस टॉपिक। आपके पास जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड 7 मार्क और 14 मार्क क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जब हम आपके पास ये टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे तो इस टॉपिक के विद इन जो 4 मार्क के क्वेश्चंस के लेयर्स होंगे इंशाल्लाह वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का 7 मार्क का सबसे आसान क्वेश्चन, और वो है व्हाट आर द कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अ वेरी ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन फैक्ट। और फिर इसी तरीके से इस टॉपिक का 14 मार्क का क्वेश्चन, और वो क्या आता है। अभी हमने लास्ट टाइम आपके पास 14 मार्क का पैटर्न डिस्कस कर लिया था, तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि हम मल्टीपल रीजंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के आपके साथ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के। तो जब हमारे पास 14 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो हम वो सारे के सारे रीजंस जो आपके पास अभी हम मोस्ट प्रॉब्ली 2 सेशंस में आपके पास डिस्कस करेंगे, आपको उन सारे के सारे रीजंस को लिखना होगा। सवाल क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास वन ऑफ द रीजंस जो था डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का वो था अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए। सवाल ये भी आ सकता है कि अराइवल ऑफ द ब्रिटिश वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर, एंड सो फोर्थ। अभी मैंने अराइवल ऑफ द ब्रिटिश कहा है, बहुत सारे और रीजंस भी हैं कि औरंगजेब की पॉलिसीज, उसके अलावा आपके पास प्लेजर सीकिंग नोबल्स, डिक्लाइनिंग मिलिट्री एक्सपर्टीज, सो एंड सो फोर्थ। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस। आपके पास कोई भी रीजन स्टार्ट में दे सकते हैं सवाल के, और आपके पास उसके बाद आपसे पूछा कहा जा सकता है कि भाई क्या ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन था डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का। क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? अगर एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है, जिससे क्या मतलब है कि हमें सारे के सारे जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के रीजन हैं उनको एनालाइज करके फिर अपनी कंक्लूजन पे आना है। तो अब इस कंक्लूजन पे आने के लिए हमें सबसे पहले इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या रीजंस बने डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के। तो आज की क्लास हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहला रीजन मुगल एम्पायर की डिक्लाइन का क्या बना। अब आपके पास जो पूरी की पूरी मुगल डायनेस्टी की लाइन है, जो कि आपके पास रफली मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ बाय 1526, जब आपके पास और बाबर ने सुल्तान इब्राहिम खान लोधी को डिफीट किया इन द बैटल ऑफ पानीपत, और वहां से आपके पास जब मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ उसके बाद फिर आपके पास बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं उनके बेटे आए, थोड़े अरसे के लिए मुगल एम्पायर को आपके पास रिप्लेस किया था सूरी डायनेस्टी ने, जो शेरशाह सूरी ने फाइंड की थी जब उन्होंने हुमायूं को डिफीट किया था। लेकिन बहरहाल हुमायूं ने वापस कैप्चर कर लिया था इंडिया, और फिर हुमायूं के बाद उनके बेटे अकबर, अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर, शहजादा सलीम ऑल्सो नोन एज शहजादा सलीम, उसके बाद उनके बेटे शाहजहां, और फिर औरंगजेब आलमगीर। अब औरंगजेब आलमगीर का जो पावर में आना था वो अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इधर से हम आपके पास एक क्विक थोड़ी सी इवेंट्स देखेंगे किस तरीके से औरंगजेब पावर में आए, और जैसे ही औरंगजेब पावर में आए उसके बाद फिर क्या फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब औरंगजेब अपने आप में हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी के तौर पे हमारे सामने आते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि औरंगजेब वॉज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन किया, और कुछ लोगों का मानना है कि औरंगजेब के आने से पहले ही डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था। ये तो औरंगजेब की बेहतरीन पॉलिसीज थी, औरंगजेब का बेहतरीन एक किस्म से कंट्रोल था, औरंगजेब की लीडरशिप स्किल्स थी, जिसकी वजह से औरंगजेब ने एम्पायर को ऑलमोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स कंट्रोल करके रखा। औरंगजेब्स कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, औरंगजेब्स कंट्रोल एज द रूलर ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट लास्टेड फॉर 50 ईयर्स।
लेकिन प्रॉब्लम औरंगज़ेब के आने से स्टार्ट होता है और औरंगज़ेब पावर में किस तरीके से आए, आज की क्लास में हम सबसे पहले ये चीज़ को एनालाइज़ करते हैं। तो औरंगज़ेब केम इनटू द पावर or his struggle for power started in 1657 when his father became ill. And who was Shah Jahan? ठीक है, Shah Jahan was his father, who he was the Mughal emperor of the time, and when he became ill, it was his intention and desire that his eldest son, जिनका नाम था दारा शिको, वो एम्पायर को संभाले। दारा शिको के साथ साथ औरंगजेब आलमगीर के दो और भाई थे, जिनका नाम था शाह शुजा एंड शाह मुराद। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शाह शुजा, शाह मुराद और दारा शिको were four governors of different provinces of India. Each had their strong military at their disposal, and when their father fell ill and he intended to make Dara Shikoh as the ruler, they all decided कि भाई हम जो हैं आपके पास इस तरीके से एक मामला करेंगे कि let the battle decide कि कौन आपके पास worthy enough है to rule India at the time when their father was severely ill. Shah Shuja and Shah Murad later sat down in favor of Aurangzeb Alamgir. Aurangzeb Alamgir, though later had them killed as well, but that is a different part of the story. लेकिन शाह शुजा शाह मुराद जो थे उन्होंने औरंगजेब आलमगीर के फेयर में औरंगजेब आलमगीर के डर से उन्होंने आपके पास उनके औरंगजेब आलमगीर के हक में बैठने का फैसला कर दिया। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि लेटर ऑन औरंगजेब हैड देम किल्ड एज वेल, ताकि औरंगजेब के लिए चैलेंज ना हो, और सो द हिस्ट्री गोज एज वेल। लेकिन दारा शिकोह के सामने औरंगजेब की बैटल हुई, और जब औरंगजेब आलमगीर और उसके साथ साथ दारा शिकोह की जो फर्स्ट बैटल हुई, इसमें औरंगजेब की फोर्सेस ने डिफीट करने में कामयाब हो गए दारा शिकोह को। दारा शिकोह दो मैनेज टू स्केप and he returned back to his father and became the commander of the Mughal forces. इनके फादर की जो पूरी आर्मी थी उसके कमांडर बन गए। अब आपके पास इसी दौरान जब दारा शिकोह को डिफीट कर दिया, तो औरंगजेब ने एक किस्म से अपना क्लेम ले डाउन कर दिया टू द थ्रोन कि अब मैं बादशाह बनना चाहता हूं, क्योंकि जो आपके पास सबसे ज्यादा सीनियर कंटेंडर थे उनको तो मैंने डिफीट कर दिया, अब आपके पास मेरा हक है कि मैं बादशाह बनूं। लेकिन इसी दौरान इनके वालिद साहब की जो तबीयत थी वो ठीक होने लगी, जिनका नाम था शाहजहां। एंड शाहजहां देन आपके पास उन्होंने इस चीज़ का इरादा जाहिर किया कि अब हम अपने रूल को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन औरंगजेब आलमगीर इस चीज़ के इंटेंशन नहीं रखते थे। उन्होंने कहा कि योर रूल हैज़ बिकम टू वीक, और अब आपने अपनी जो सारी की सारी पावर और अथॉरिटी है उसको लूज कर दिया है। सो इन सच अ सिचुएशन आपके पास अब मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि आप रूल करें, एंड यू शुड हैंड ओवर द पावर। एंड देयरफॉर औरंगजेब देन हैड अ वॉर विद हिज फादर एज वेल फॉर द थ्रोन। दारा शिकोह अगेन जो कि कमांडर थे ऑफ द फोर्सेस ऑफ द मुगल एम्पायर, उनके दरमियान और आपके पास औरंगजेब आलमगीर के फोर्सेस के दरमियान जंग हुई, जिसमें अगेन औरंगजेब आलमगीर की जो फोर्सेस थी वो विक्टोरियस हुई। दारा शिकोह भागने में कामयाब हो गए। औरंगजेब आलमगीर ने अपने वालिद साहब जिनका नाम था शाहजहां, उनको एज अ कैप्टिव, एज अ प्रिजनर ऑलमोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years रखा आगरा में, जहाँ पे ताजमहल बनाया था औरंगजेब आपके पास शाहजहां ने, और उसमें एक कैद खाने में अपने वालिद साहब को उन्होंने कैद किया, और 1658 से लेके 1666 तक जो औरंगजेब आलमगीर के वालिद साहब थे शाहजहां, वो इस कैप्टिविटी में रहे। आफ्टर विच इन 1666 औरंगजेब के जो वालिद साहब थे वो इंतकाल कर गए। दारा शिकोह जो कि आपके पास फरार होने में कामयाब हो गए थे, जब वो पंजाब पहुंचे तो पंजाब के जो रूलर्स थे वो औरंगजेब से डरते थे, औरंगजेब के गुस्से को जानते थे, और उनको इस चीज़ का डर था कि जब ये बात औरंगजेब को पता चलेगी कि दारा शिकोह को पनाह और दारा शिकोह को फरार होने में मदद की पंजाब के रूलर्स ने, तो दारा शिकोह जो आपके पास औरंगजेब का सारा गुस्सा और गज़ब और उसका जो आपके पास अटैक है वो पंजाब के रूलर्स के ऊपर आएगा। तो इस चीज़ से डरते हुए उन्होंने दारा शिकोह को औरंगजेब के पास वापस भेज दिया, वेयर औरंगजेब हैड हिम किल्ड, हिज हेड एग्जीक्यूटेड। सो इधर आपके पास हमने ये सिचुएशन देखी कि अब औरंगजेब फर्मली इन पावर आ गए। अब ये तो आपके पास एक समझिए आपके पास पिक्चर का स्टार्ट था, जहां पे हमने देखा कि इसकी वजह से इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम ने एक आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को क्रिएट किया, जिसको हम कहते हैं सक्सेशन डिस्प्यूट्स। औरंगजेब का पावर में आना और औरंगजेब के पहले भी पावर में आने के लिए ये जो सारी की सारी बैटल्स थी, औरंगजेब के बाद भी हम देखेंगे कि औरंगजेब ने चाहा कि
जिस तरीके से औरंगज़ेब के साथ ये मसला हुआ था कि इन चारों भाइयों ने लड़ा था, औरंगज़ेब के जो 3 बेटे थे, औरंगज़ेब चाहता था कि उनके दरमियान जंगें ना हो, तो उन्होंने अपने तीनों बेटों के दरमियान एम्पायर को डिवाइड किया था आफ्टर हिज डेथ, ऑलमोस्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स इन 1707 जब उनका इंतकाल हुआ। लेकिन रूलर और किंग एक ही हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। तो उसके भी तीनों बेटों ने आपस में जंग की। जब उनके तीनों बेटों ने आपस में जंग की, तो आपके पास जो रूलर बने वो उनके एल्डेस्ट बेटे बने, जिनका जब प्रिंस थे तो उनका नाम मुअज़्ज़म था, लेकिन जब वो बादशाह बने तो जो उन्होंने नाम अडॉप्ट किया था वो था बहादुर शाह ज़फ़र वन। अब ये बहादुर शाह ज़फ़र जो वन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि बहादुर शाह ज़फ़र टू भी आए, मतलब सेकंड ऑफ हिज नेम। जिस तरीके से हम इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसमें हम देखते हैं हेनरी वन, हेनरी टू, हेनरी थ्री, एलिज़ाबेथ वन, एलिज़ाबेथ टू, विक्टोरिया वन, विक्टोरिया टू। इसका मकसद क्या होता है कि ये आपके पास कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं जो कि बादशाहों के नाम होते हैं, जो कि बादशाहत के मनसब के नाम होते हैं। तो इसीलिए आपके पास डिफरेंशिएट करना कि भाई कौन सा दौर किस हेनरी का था, किस विलियम का था, किस एलिज़ाबेथ का था, किस विक्टोरिया का था। तो इस सिचुएशन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम उनके साथ फर्स्ट ऑफ हिज नेम, सेकंड ऑफ हिज नेम, थर्ड ऑफ हिज नेम ऐड करते हैं कि भाई ये हेनरी वन थे जिन्होंने सो एंड सो फोर्थ ईयर में रूल किया होगा, ये आपके पास हेनरी टू थे जिन्होंने सो एंड सो ईयर में रूल किया होगा और इसके दौरान ये चीज़ें हुई। तो इसी तरीके से ये थे बहादुर शाह जफर वन। ठीक है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आगे जाके आप शाह आलम वन, शाह आलम टू पढ़ेंगे, अकबर टू पढ़ेंगे, आलमगीर टू पढ़ेंगे, तो आपके पास एक सिचुएशन समझ आ जाए कि ये जो अपने ही नाम के जब डिफरेंशिएट करने के लिए इन दो डिफरेंट दौरों के रूलर्स जो कि सेम नाम थे जिनके, तो हम डिफरेंशिएट कर सके, इसलिए हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये था हमारे पास औरंगज़ेब का पावर में आने तक का जर्नी, और इसकी वजह से किस तरीके से आगे भी फर्दर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब इधर हमने दो चीज़ें देखी, औरंगज़ेब्स कमिंग इनटू पावर एंड द प्रॉब्लम दैट इट क्रिएटेड फर्दर डाउन विच वाज द सक्सेशन डिस्प्यूट्स। ठीक है, सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, इधर से हमने चीज़ देखी कि औरंगज़ेब ने 50 साल रूल किया, लेकिन एम्पायर औरंगज़ेब के बाद इतना क्रम्बल हो गया था, इतना वीकन हो रहा था कि लेटर ऑन वो स्टेबिलिटी नहीं थी एम्पायर के पास। एंड औरंगज़ेब जिन्होंने 50 साल रूल किया, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब in 1707 till 1719, in these 12 years there were 10 different Mughal emperors. Some were ousted by their own court, some were ousted by internal warfares, some were a part of this succession disputes. तो ये जो सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इसके नतीजे में आपके पास अगले 12 साल में 10 मुगल एम्परर्स आए, 10 मुगल एम्परर्स, जिसमें मेजर जो वजह थी वो जो कोर्ट के अंदर जो डिस्प्यूट था, एक दूसरे के खिलाफ जो पॉलिटिकल साजिश की जा रही थी, ये एक मेजर रीजन था। और जिसका मैंने आपको बताया कि आपके पास पावर एक टसल था बिटवीन ब्रदर्स, बिटवीन कजन्स, बिटवीन कोर्ट पीपल। तो इसकी वजह से आपके पास जो रूलर, जो मुगल एम्पर था, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी पावर वीकन होती रही, और आपके पास कोर्टियर्स की पावर राइज करती रही, और सक्सेशन डिस्प्यूट जो था वो क्रिएट होता रहा। और इधर से हमने देखा कि अप अंटिल मोहम्मद शाह, जब तक वो 1790 में नहीं आए, जिन्होंने 30 ईयर्स रूल किया, मुगल एम्पर जो थे आपके पास आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहे। जिस तरीके से हमने देखा कि 12 साल में 10 मुगल एम्पर्स अप अंटिल मोहम्मद शाह केम, जिन्होंने आपके पास 30 ईयर्स रूल किया। एंड इनको हम कहते हैं कि ये वो लास्ट मुगल एम्पर थे जिनके पास कुछ सिग्निफिकेंट पावर्स थी। मुगल एम्पायर 1857 तक चला, लेकिन मोहम्मद शाह वो लास्ट मुगल एम्पर थे जिनके पास कुछ सिग्निफिकेंट और मेजर पावर्स थी। हम अपने अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आपके पास औरंगजेब का रूल कैसा रहा, जिसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और फिर आपके पास फर्दर डाउन द रोड क्या रीजंस बने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के, इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे।